ये फिल्म शुरू होती है और दिखाता है कि 1942 में जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया था और इसी अटैक के बाद वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका की भी एंट्री हो गई थी, जहां वह किसी भी कीमत पर जापान से बदला लेना चाहता था। और इसीलिए यूएस नेवी के बहुत सारे युद्धपोत, एयरक्राफ्ट और बम बरसाने वाले जहाज साउथ पैसिफिक के अंदर जितने भी जापान की पनडुब्बियां और जहाज थे, उन्हें नष्ट करने के लिए निकल पड़े थे। और इसी में यूएस नेवी का एक एयरक्राफ्ट होता है जिसमें 3 लोग होते हैं, पायलट हेराल्ड, बम फेंकने का काम करने वाला टोनी और रेडियोमैन जीन। और जब ये वापस आ रहे होते हैं तो आसमान के बादलों से बहुत ऊपर चले जाते हैं और अपना रास्ता भूल जाते हैं और इनका फ्यूल टैंक भी धीरे धीरे खाली हो रहा होता है। जीन रेडियो से संपर्क करके रास्ता पूछने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल वीक होने की वजह से उसे आवाज़ अच्छे से सुनाई नहीं देती और तभी रेडियो पर जापानीज की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उनके दुश्मन होते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर वो रेडियो के तार निकाल देता है और मोर्स कोड के जरिए यूएस नेवी को संदेश भेजता है। लेकिन इनका फ्यूल बहुत तेज़ी से कम हो रहा होता है, इसलिए इनके पायलट हेराल्ड के कहने पर जीन दोबारा कनेक्शन जोड़ता है, लेकिन फिर भी इनका संपर्क नहीं हो पाता। और अब हेराल्ड के पास इस विशाल समुद्र के ऊपर लैंडिंग करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब वो अपने दोनों साथियों को बोलता है कि तुम अपना सारा जरूरी सामान निकाल लो, हमें यहीं लैंडिंग करनी होगी क्योंकि फ्यूल खत्म होने वाला है। और वे तीनों वहीं विशाल समुद्र में लैंडिंग करते हैं। लैंडिंग करने के बाद हेराल्ड की तो बेल्ट खुल जाती है, लेकिन टोनी और जीन की बेल्ट नहीं खुल पाती है और वे दोनों एयरक्राफ्ट के साथ नीचे डूबने लगते हैं। वे दोनों बहुत गहराई में चले जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे दोनों डूबते, दोनों की बेल्ट खुल जाती है और वो दोनों भी ऊपर आ जाते हैं जहाँ पर हेराल्ड है। इनके पास एक एयर बोट होती है और ये तीनों उस एयर बोट पर बैठ जाते हैं, लेकिन इनके पास न तो खाने के लिए खाना है और न ही पीने के लिए पानी। हालांकि इनके एयरक्राफ्ट में सब कुछ था, लेकिन ये उसमें फंस गए थे और उसमें से कुछ निकाल नहीं पाए। अब साउथ पैसिफिक जैसे विशाल समुद्र में फंस गए, जिसका अब इन्हें कोई भी अंत नहीं दिखता है क्योंकि ये तीनों खो चुके हैं। लेकिन इन्हें अभी भी यकीन है कि इन्हें बचाने यूएस नेवी जरूर आएगी और इन तीनों को यहाँ से बचाकर ले जाएगी। और तभी इनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता क्योंकि इन्हें आसमान में यूएस नेवी का एक एयरक्राफ्ट दिखता है। चीफ हेराल्ड कहता है, पानी में पैराशूट खोलो ताकि ऊपर से यूएस नेवी वाले पैराशूट को देख सकें। दरअसल वे जिस एयरबोट में बैठे हैं वे बहुत छोटी है और इतनी ऊंचाई से उनके एयरबोट को नहीं देखा जा सकता, लेकिन इनके पास पैराशूट होता ही नहीं है क्योंकि वो समुद्र में इनके एयरक्राफ्ट के साथ ही डूब गया होता है। और ना ही इनके पास फ्लेयर गन होती है जिसे चला के ये अपना सिग्नल दे सके कि वो यहाँ पे फंसे हुए हैं। वे अपना लाइफ जैकेट निकालते हैं और हिलाना शुरू करते हैं, साथ ही साथ वो बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन वह एयरक्राफ्ट इतना दूर और ऊंचा होता है कि इन्हें देख ही नहीं पाता और वापस चला जाता है। चीफ हेराल्ड जो कि पायलट होता है वो कहता है कि वे यहाँ पर हमें ढूंढने आए थे और हमारे पास ये आखिरी मौका था। टोनी कहता है कि इतने विशाल समुद्र में ये हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते, लेकिन इन तीनों को ये समझ आ चुका था कि अब ये तीनों यहाँ इस विशाल समुद्र में फंस चुके हैं। चीफ हेराल्ड जो कि इनका सीनियर होता है, उसे कहीं न कहीं इस बात का अंदाजा लग चुका होता है कि अब इन्हें यहाँ कई दिनों तक सर्वाइव करना पड़ सकता है क्योंकि इतने बड़े समुद्र में इनकी छोटी सी बोट को ढूंढना लगभग असंभव है। इसलिए हेराल्ड उन दोनों को कुछ सामान फेंकने को कहता है ताकि बोट थोड़ी हल्की हो जाए। हेराल्ड ने उन्हें उनका जूता फेंकने को कहा। उन्होंने अपने जूते फेंक भी दिए, लेकिन हेराल्ड ने अपना जूता नहीं फेंका, जिस पर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और उन्हें बुरा भी लगा। लेकिन उनके पूछने पर चीफ कहता है, अगर कहीं जमीन मिल जाएगी तो हमें चलना पड़ सकता है, इसलिए एक जोड़ी जूता बचाकर रखना होगा। अब जब रात होती है तो ये लोग बहुत परेशान होते हैं क्योंकि वो एयरबोट बहुत छोटी होती है और उन्हें उसमें सोने में बहुत परेशानी होती है। इसलिए ये लोग आपस में सलाह करते हैं कि एक समय में कोई एक आदमी ही सोएगा। अब इसमें आगे दिखाता है कि हेराल्ड इनका चीफ होने के साथ ही बहुत समझदार भी था और उसे यह बात अच्छे से पता है कि ऐसी सिचुएशन में सरवाइव कैसे किया जा सकता है, लेकिन उसे इस बात का भी अंदाजा हो गया होता है कि ये सिचुएशन बहुत अलग है। आगे फिर हेराल्ड पानी की कमी देखते हुए अपना ही पेशाब अपने जूते में स्टोर करके पीने लगता है। किसी तरह रात बीतती है। अगली सुबह हेराल्ड इन्हें बताता है कि जहाँ पर ये हैं वहाँ से हवाई 100 माइल्स दूर है और साउथ अमेरिका 6000 माइल्स दूर है, लेकिन अगर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे तो कुछ हफ्तों में हम वहाँ पहुँच सकते हैं। इस पर टोनी सैड हो जाता है और कहता है कि इतने दिनों में तो हम भूख और प्यास से मर जाएंगे। और फिर ये लोग सोचते हैं कि अब उन्हें जल्द से जल्द कुछ खाने पीने का इंतजाम करना होगा
आगे दिखाता है कि इनके पास जो भी सामान बचा होता है उसकी मदद से ये खाने पीने का जुगाड़ करने लगते हैं। इनके पास एक गन होती है जिसके स्प्रिंग की मदद से ये मछली पकड़ने का जुगाड़ बनाते हैं और स्प्रिंग को मछली पकड़ने का कांटा बनाकर उसमें धागा बांधकर मछली पकड़ने के लिए पानी में फेंकते हैं। मछली फंस भी जाती है, लेकिन जब ये लोग मछली को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं उसी टाइम धागा टूट जाता है और धागे के साथ स्प्रिंग से बनाया कांटा भी पानी में बह जाता है। धीरे धीरे दोपहर हो जाती है और दोपहर की वजह से बहुत धूप हो जाती है और उन्हें बहुत गर्मी लगने लगती है। जब जीन से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है तो वो समुद्र में नहाने के लिए कूद जाता है। तभी हेराल्ड बोलता है, इस समुद्र में शार्क भी हो सकती है, और डरकर जीन वापस से अपनी बोट में आ जाता है। आज इन्हें समुद्र में सरवाइव करते हुए पूरे 5 दिन हो चुके हैं और ना तो ये खाना खाते हैं और ना ही पानी की एक बूंद भी पिए होते हैं। तभी हेराल्ड को ख्याल आता है कि उसके पास एक पेंसिल है। हेराल्ड वो पेंसिल निकालकर अपनी लाइफ जैकेट पर एक नक्शा बनाता है। जब नक्शा बनकर तैयार होता है तो चीफ हेराल्ड अपने साथियों से कहता है, हमें बोट को हवा के साथ चलने से रोकना होगा। फिर इनके पास जो सामान होता है उन्हीं को जोड़ तोड़कर जुगाड़ करके ये एक लंगर बनाते हैं जिससे इनकी बोट एक जगह खड़ी हो जाएगी। फिर ये उस लंगर को पानी में डालेंगे और जब पानी से निकालेंगे तब हवा की उल्टी दिशा में जा पाएंगे और ये उस किनारे पर पहुंच सकते हैं जहां ये जाना चाहते हैं। फिर ये लोग प्रेयर करते हैं। हेराल्ड कहता है कि भगवान इस समुद्र की सारी नावों की रक्षा करना, जिसमें से एक छोटी सी मेरी भी बोट की रक्षा करना। जीन कहता है कि हमने जिंदगी में सारे काम अच्छे नहीं किए, लेकिन हमें इस समय आपके मदद की जरूरत है। टोनी कहता है कि हे गॉड, हमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, प्लीज आज बारिश करवा दीजिए। फिर ये तीनों यहाँ बारिश का बहुत देर तक इंतजार करते हैं, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी बारिश नहीं होती है और टोनी बहुत निराश हो जाता है। कुछ देर के बाद रात हो जाती है। आज रात को सच में बारिश हो जाती है और ये लोग बहुत दिन के बाद खूब पानी पीते हैं और बहुत खुश होते हैं। अगली सुबह जब जीन मछली पकड़ रहा होता है, वो इतने दिनों से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ पाया होता है, जिससे दुखी होकर वो अपनी चाकू को पानी में मारना शुरू कर देता है। जिसे देखकर चीफ हेराल्ड कहता है कि तुम चाकू को बोट से दूर रखो, क्योंकि एक यही चीज है जो बोट में छेद कर सकती है। लेकिन वो हेराल्ड की बात को अनसुना करके पानी में चाकू मारना जारी रखता है, लेकिन वो अचानक से रुक जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने बोट में चाकू मार दी है। वो ये बात हेराल्ड को बताता है तो हेराल्ड उससे कहता है कि चाकू को बाहर मत निकालना, नहीं तो बोट में भरी हुई हवा बाहर आ जाएगी और हम सब डूब जाएंगे। तभी जीन महसूस करता है कि उसने चाकू को बोट में नहीं बल्कि एक शार्क के बच्चे को मारा है। अब तीनों मिलकर शार्क के बच्चे को ऊपर बोट में खींचते हैं और चाकू से उसका पेट चीरकर उसे खाना शुरू कर देते हैं और बहुत खुश होते हैं क्योंकि जब से यहाँ ये फंसे हुए हैं तब से पहली बार कुछ खाने को मिला है। आगे भी आपस में बात करते हैं, जहाँ हेराल्ड उन्हें बताता है कि जब मैं वापस जाऊँगा तो मेरी वाइफ मुझसे बहुत नाराज होगी, और उन दोनों से भी पूछता है कि क्या तुम दोनों की भी शादी हो चुकी है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये तीनों पहले से एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। यहाँ टोनी बताता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है और जीन कहता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। जहाँ पर टोनी कहता है कि उसकी बहन बहुत सुंदर है, तुम उसे गर्लफ्रेंड बना सकते हो और डेट पर भी लेकर जाना, क्योंकि मेरी बहन हॉलीवुड की हीरोइन जैसी दिखती है। अब रात हो जाती है। जीन अपना हाथ पानी में डालकर सो रहा होता है, तभी एक शार्क उसके हाथ पर हमला कर देती है, जिससे उसका हाथ काफी जख्मी हो जाता है। आज इन्हें 15 दिन हो गए हैं और टोनी के हाथ में एक गन होती है। अचानक से जीन उसे कहता है कि बिना आवाज किए उसे ये गन दो और पीछे देखो। टोनी पीछे देखता है तो एक पक्षी बैठा होता है। जीन गन से उस पर निशाना लगाता है, जिससे वो पक्षी मर तो जाता है लेकिन बोट से बहुत दूर जाकर गिरता है। ये देखकर हेराल्ड तुरंत पानी में कूद जाता है क्योंकि वो बहुत दिन से भूखे हैं और अब इस पक्षी को किसी भी कीमत पर पाना चाहते हैं, जिससे इनकी भूख कुछ कम हो। वो देखता है एक बहुत बड़ी शार्क उसकी तरफ आ रही है। ये देखकर टोनी और जीन भी बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन शार्क के हमला करने से पहले ही हेराल्ड जल्दी से बोट पर आ जाता है और शार्क इनके बोट के नीचे से होकर निकल जाती है, जो कि बहुत बड़ी होती है और ये मंजर बड़ा ही डरावना होता है। फिर ये लोग पूरे 15 दिन के बाद आज खाना खाते हैं। आज इनको पूरे 20 दिन हो गए होते हैं। हेराल्ड जब उठता है तो देखता है हवा का रुख कोई देख ही नहीं रहा है, तो वो उन पर चिल्लाता है। तो जीन कहता है यहाँ देखने के लिए कुछ भी नहीं है और आज वैसे भी 20वां दिन है और अब तक हमें वहां पर पहुंच जाना चाहिए था। तुमने जो आइसलैंड बताया था वो कहाँ पर है?
इस पर हेराल्ड कहता है कि मैंने जिस आइसलैंड के बारे में बताया था वो बस मेरा एक अंदाजा था। ये सुनकर टोनी और जीन दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता था कि चीफ हेराल्ड को वास्तव में पता है। और जीन हेराल्ड पर चिल्लाता है कि तुम्हारी वजह से हम सब यहाँ फंसे हुए हैं, जिस पर हेराल्ड अपनी गलती मानता है और बताता है कि जब मैं प्लेन उड़ा रहा था तो कुछ देर के लिए मेरी आंख लग गई थी और जब आंख खुली तो हम आउट ऑफ रेंज हो गए। यानी अब तक जो भी हुआ था ये सब हेराल्ड की गलती थी और वो इनसे माफी भी मांगता है। अब हेराल्ड उठता है और अपनी लाइफ जैकेट को उठाता है जिस पर उसने नक्शा बना रखा है और कहता है अब यही हमें बचाएगा। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो जीन के चक्कू से अपना जूता काटना शुरू कर देता है और वो नाव का चप्पू बनाता है ताकि वो जिस भी दिशा में जाना चाहते हैं उधर आसानी से जा सकें। टोनी कहता है हम तीनों में से जो भी सबसे पहले आइसलैंड देखेगा उसे दोनों लोग डिनर करवाएंगे और वो भी उसकी मनपसंद जगह पे। आगे सीन में दिखाता है कि आज इन्हें सरवाइव करते हुए पूरे 30 दिन हो गए होते हैं और ये बिल्कुल ही कमजोर हो गए होते हैं क्योंकि ये भूखे हैं, प्यासे हैं और वहाँ कोई उन्हें उत्साहित करने वाला भी नहीं है। अब उस रात बारिश होती है जिससे इन्हें प्यास बुझाने को पानी तो मिल जाता है, लेकिन बारिश के साथ बहुत बड़ा तूफान भी आ जाता है और ये तूफान में बुरी तरह फंस जाते हैं। इनकी बोट भी पलट जाती है। टोनी को तैरना बिल्कुल नहीं आता है और वो इस तूफान में खो जाता है। हेराल्ड और जीन टोनी के लिए परेशान होते हुए बोट पकड़े ही होते हैं कि उन्हें बोट की दूसरी तरफ टोनी दिखता है। अब ये तीनों बोट को बहुत मुश्किल से धीरे धीरे सीधा करते हैं और उसमें एक एक करके चढ़ जाते हैं। आज की रात खुशकिस्मती से इनकी जान बचती है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि इनका सारा सामान तूफान में खत्म हो गया है और ये इतने थक चुके हैं कि इन्होंने ये मान लिया है कि अब ये बचने वाले नहीं हैं और ये जिंदा लाश की तरह बोट में पड़े पड़े अपना घर याद कर रहे होते हैं। हेराल्ड अपनी पत्नी को याद करता है और वहीं जीन को समुद्र में टोनी की बहन दिखती है। दरअसल टोनी ने अपनी बहन के बारे में जैसा बताया था जीन वैसा ही उसे देख रहा होता है, जिसे हम हेलुसिनेशन भी कह सकते हैं। वो टोनी से उसकी बहन के बारे में बात करने लगता है। ये सब सुनकर हेराल्ड बहुत दुखी होता है और कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है और तुम दोनों की इस हालत का गुनहगार भी मैं ही हूँ। तभी टोनी कराते हुए बैठता है और कहता है कि हम बहुत दूर आ चुके हैं और इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे, और ये कहकर अपने हाथ को पानी में चप्पू की तरह चलाने लगता है और उसे देखकर वो दोनों भी वैसा ही करते हैं। आज इन्हें 34 दिन हो गया है और ये एकदम मरने की कगार पर आ गए हैं। इनमें बिल्कुल भी जान नहीं बची है और ये अपना हाथ तक नहीं हिला पा रहे हैं, बात करने तक की हिम्मत नहीं है। हिम्मत करके टोनी कहता है कि मैंने आज एक सपना देखा जिसमें मुझे एक हरा भरा खेत दिखा है, जिसके जवाब में चीफ हेराल्ड कहता है कि ये सपना मैं 2 बार देख चुका हूँ, लेकिन हम बिना हरियाली देखे ही मर जाएंगे। ये कहते हुए हेराल्ड समुद्र से पानी निकालकर मुंह में डालता है। तभी उसके सामने लेटा जीन उड़ते हुए कहता है कि मुझे सामने कुछ हरा हरा दिखाई दे रहा है। पहले तो टोनी और हेराल्ड उसे हेलुसिनेशन बोलते हैं, लेकिन जब वे मुड़कर देखते हैं तो सामने एक आइसलैंड होता है, जिसे देखकर इनके अंदर एक खुशी और जोश आ जाता है और ये रोते हुए अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। तीनों जोर जोर से अपने हाथ को पानी में चप्पू की तरह मारकर नाव को आगे धकेलते हैं। जल्दी ये समुद्र के किनारे आ जाते हैं और पूरे 34 दिनों के बाद ये धरती पर आए हुए होते हैं, जिससे उन्हें बहुत सुकून मिलता है। सामने एक झोपड़ी दिखती है और ये तीनों बहादुर उसकी तरफ चल देते हैं और ऐसे मुश्किल सफर को सरवाइव करके ये 20 फरवरी 1942 को पुका पुका आइसलैंड पर पहुंचते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये फिल्म बिल्कुल सत्य घटना पर बनी है। इन तीनों की जान जीने की आशा और होप की वजह से बची। आशा और होप हमें जीने के लिए हिम्मत देती है और हम जज्बे के साथ वो भी कर गुजरते हैं जो बिल्कुल ही असंभव हो। अंत में हमें उन 3 बहादुरों की रियल फोटो दिखाई जाती है जिन्होंने वास्तव में इन 34 दिनों के संघर्ष को झेला था। अंत में ऐसे बहादुरों को ग्रैंड सैल्यूट देते हुए आपसे विदा लेते हैं। अगर मूवी समझ आई हो तो लाल रंग से लिखे सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।